प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले इस टॉपिक का नाम है रिलेशन। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन किया था और उसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास टॉपिक आता है रिलेशन। सो बच्चों रिलेशन को पढ़ने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और उसमें हमने ये सीखा था कि किसी भी जब भी हम कोई दो सेट मिलते हैं तो उन दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, या फिर हम मैक्सिमम 3 सेट का भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। सो रिलेशन को समझाने के लिए, रिलेशन को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मुझे आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों मेरे पास बच्चों एक सेट है, सेट मेरे पास है नेचुरल नंबर्स का। और नेचुरल नंबर्स का सेट बच्चों मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एक सेट बच्चों मैंने और लिया, n का ही नेचुरल नंबर ही मैंने लिया, तो इसमें भी बच्चों मुझे एलिमेंट कुछ इस तरह के मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं n क्रॉस n निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे n क्रॉस n निकालने की कोशिश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से निकलेगा 1 1, फिर आपका निकलेगा 1 2, फिर आपका निकलेगा 1 3, फिर आपका निकलेगा 1 4 और ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है। क्योंकि हमने समझा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि अगर दो सेट इनफाइनाइट हो या दो में से कोई एक इनफाइनाइट हो तो उनका जो कार्टेशियन बनेगा वो हमेशा इनफाइनाइट ही होता है। ठीक है। तो n और n दोनों ही इनफाइनाइट है, तो जो n क्रॉस n निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, वो भी इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है। नाउ बच्चों मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ। रिलेशन मैंने डिफाइन किया n से लेकर n तक। रिलेशन मैंने डिफाइन किया n से लेकर n तक, मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर के दूसरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर मैं एक रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा नियम लागू करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि इस रिलेशन के अंदर मुझे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे a, b की फॉर्म में। वो a, b की फॉर्म में कुछ इस तरीके से होंगे जहाँ पे बच्चों जो b है वो a³ के बराबर होगा, जहाँ पे जो b है वो a³ के बराबर होगा, और जहाँ पे a भी कोई नेचुरल नंबर होगा और b भी कोई नेचुरल नंबर होगा। ठीक है। किसी भी रिलेशन को लिखने का तरीका ये होता है। रिलेशन को हिंदी में कहते हैं बच्चों संबंध। मैं एक रिलेशन, एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ पहले वाले सेट से लेकर के दूसरे वाले सेट के ऊपर। ठीक है। रिलेशन छोटा सा नियम होता है, छोटा सा संबंध होता है, छोटा सा रिस्ट्रिक्शन, छोटी सी बाउंडेशन होती है जो मैंने लगाई है पहले वाले सेट n से लेकर के दूसरे वाले सेट n तक। मतलब कि n टू n पे मैंने एक रिलेशन को डिफाइन किया, एक संबंध को डिफाइन किया। जो रिलेशन है बच्चों वो अपने आप में एक सेट ही होता है क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट आते हैं। ठीक है। अब बच्चों ये जो रिलेशन है अगर मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ या मैं ये बताने की कोशिश करूँ कि इस रिलेशन के अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, a भी नेचुरल नंबर है, b भी नेचुरल नंबर है। आप मान लीजिए a को 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब कितना बनेगा 1, तो जो बच्चों पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आपके पास कितना होगा 1 1 का। फिर आप मान लीजिए आपने a की वैल्यू पुट करी 2, तो 2 का क्यूब कितना बनेगा 8, तो अगला ऑर्डर्ड पेयर आएगा 2 8। फिर बच्चों फिर आप b को पुट करोगे a को पुट करोगे 3, तो आपका b कितना बनेगा 27, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27। और बच्चों ये चलती जाएगी अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है। मतलब इस रिलेशन के अंदर आपको वही ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। मतलब अगर मैं a डालूंगा, a का क्यूब निकल के मुझे मिलेगा b, मतलब मैंने a को 1 पुट किया तो 1 को पुट करने से b की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी आप ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे उस ऑर्डर्ड पेयर में पहले a की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर वैल्यू लिखी जाएगी b की। तो a की वैल्यू अगर 1 है b मुझे मिलेगा 1, अगर a की वैल्यू 2 है b मिलेगा 8, अगर a की वैल्यू 3 है b मिलेगा 27, आगे a की वैल्यू 4 आएगी तो b की वैल्यू बनेगी 64। तो इस तरीके से आपका रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पे बच्चों आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन के लिए जो बच्चों रिलेशन है वो आपके पास सबसेट है किसका, n क्रॉस n का। क्योंकि बच्चों जब आपने n क्रॉस n निकाला तो उसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, और रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आते हैं। अगर मैंने इस रिलेशन को n से लेकर n तक डिफाइन किया है तो इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे वो n क्रॉस n के ही होंगे। मतलब कि जनरली आप ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर मैंने रिलेशन को n से लेकर n तक डिफाइन किया है तो जो रिलेशन होगा वो जो n क्रॉस n का सबसेट होगा, जो रिलेशन होगा वो हमेशा n क्रॉस n, मतलब कि उन दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा जिन दो सेट के ऊपर आपने रिलेशन को डिफाइन किया है। ठीक है।
अगर मैंने रिलेशन को n से लेकर n तक डिफाइन किया तो जो रिलेशन होगा वो n क्रॉस n का सबसेट होगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा किसी रिलेशन को डिफाइन करने का, और उसके साथ आपको डील कैसे करना है, छोटा सा उसका होगा तरीका। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए बच्चों, जनरली तो हमेशा जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता ही है, लेकिन इसको छोड़ करके कुछ दो एक कंडीशन और निकल के आती है। मान लीजिए अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल बच्चों, मेरे पास एक सेट ए है। ठीक है, एक सेट मेरे पास ए है, और उस सेट ए के अंदर बच्चों एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और बच्चों एक सेट मेरे पास हो गए यहाँ पे 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब मैं एक रिलेशन को डिफाइन करूँगा ए से लेकर बी तक, और मैं उस रिलेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करूँगा कि मेरे पास a, b की फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर आएगा, जहाँ पे a माइनस बी के डिफरेंस का मोड 0 से बराबर होगा, और जहाँ पे बच्चों a बिलोंग करेगा a से और b बिलोंग करेगा b से। ठीक है, सेट a मेरे पास है 1, 2, 3, 4, सेट b मेरे पास है 2, 3, 4, 5। मैंने एक रिलेशन को डिफाइन किया, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर a, b की फॉर्म में मिलेगा। कुछ इस तरीके से इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कि a माइनस बी के डिफरेंस का मोड 0 से बड़ा होना चाहिए, जहाँ पे जो a है वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, जो b है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। मतलब कि रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आता है ना बच्चों, उस हर एक ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा पहले वाले सेट से होता है। अगर मैं a से लेकर b तक रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मैं इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूँ a से लेकर b तक, ए से लेकर बी तक इस रिलेशन को डिफाइन करूंगा, तो इस रिलेशन के अंदर बच्चों जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो हमेशा मुझे मिलेंगे ए क्रॉस बी की फॉर्म में। ए क्रॉस बी से ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन के अंदर। लेकिन अगर बच्चों मैं इसी रिलेशन को बी से लेकर ए तक डिफाइन करूं, अगर मैं इस रिलेशन को बी से लेकर ए पे डिफाइन करूं, तो यहाँ पे बच्चों जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो फिर आपके पास आएंगे बी क्रॉस ए से। तो ये दो चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ए से बी पे डिफाइन करोगे तो ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन के अंदर। अगर आप बी से लेकर ए तक डिफाइन करोगे तो बी क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेंगे रिलेशन के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, भूल जाइए सेट बी को। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है और मैंने रिलेशन को डिफाइन कर दिया ए से लेकर ए तक, ए से लेकर ए तक ही रिलेशन को डिफाइन कर दिया। तो उस रिलेशन के अंदर जो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो फिर निकलेंगे ए क्रॉस ए पे। ए क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेंगे रिलेशन के अंदर। मतलब कि मैं रिलेशन को किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, किसी सेट से उसी सेट के ऊपर डिफाइन कर सकता हूँ। तो फिर जो ऑर्डर पेयर मुझे रिलेशन के मिलेंगे वो ए क्रॉस ए से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी भी एक सेट के ऊपर रिलेशन को डिफाइन किया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी और निकल के आती है कि बच्चों अगर आपने रिलेशन को डिफाइन किया है ए से लेकर बी तक, तो आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे रिलेशन में वो हमेशा ए क्रॉस बी की फॉर्म में होंगे, और रिलेशन के अंदर फिर जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो ए कॉमा बी की फॉर्म में होगा, और जो पहले वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, अगले वाला जो एलिमेंट होगा बच्चों वो अगले वाले सेट से बिलोंग करेगा। मतलब कि ए बिलोंग करेगा ए से और आपका बी बिलोंग करेगा बी से। लेकिन अगर इसी रिलेशन को मैंने बी से लेकर ए तक डिफाइन किया होता तो बच्चों इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं वो आते हैं हमेशा बी क्रॉस ए की फॉर्म में। फिर बच्चों जो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपका रिलेशन में कोई ए कॉमा बी की फॉर्म में होगा तो जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं मूव करता हूँ वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे मुझे क्या समझाना है आपको, यहाँ पे मुझे ये समझाना है कि अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा और एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ, मान लीजिए ए कॉमा बी, ए माइनस बी के डिफरेंस का मोड 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मान लीजिए ए क्रॉस बी का जो पहला ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा आपका 1,2। क्या 1,2 वाला जो 1 और 2 को मिला करके जो ऑर्डर पेयर बनेगा क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि 1 - 2 कितना बनेगा -1, -1 का मोड कितना हुआ 1। क्या 1 0 से बड़ा होगा? बिल्कुल बड़ा होगा। तो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आएगा। फिर अगला ऑर्डर पेयर आएगा आपका 1,3 वाला, फिर आपका अगला ऑर्डर पेयर आएगा 1,4 वाला। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन को मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि इस रिलेशन के अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए क्रॉस बी के।
इस रिलेशन के अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए क्रॉस बी के, क्योंकि इस रिलेशन ने जिस तरीके से मैंने इस रिलेशन को डिफाइन किया, ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे जो बच्चों रिलेशन होगा वो सबसेट नहीं, वो बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी के बराबर, ठीक है। मतलब कि रिलेशन जनरली सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, लेकिन कुछ कंडीशन में जो रिलेशन है बच्चों वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने उस रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन किया होगा, ठीक है। सेट ए था, सेट बी था, रिलेशन को मैंने डिफाइन किया। रिलेशन के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे ए क्रॉस बी के, क्योंकि ए क्रॉस बी के हर एक ऑर्डर्ड पेयर ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो उस कंडीशन में रिलेशन जो है वो बराबर होगा ए क्रॉस बी पे। तो ये मेरी हुई सेकंड कंडीशन। लेकिन बच्चों इसी से रिलेटेड मेरे पास छोटी सी एक थर्ड कंडीशन और भी है। मान लीजिए अगर मैं इसी सेट ए और बी के लिए बात करता हूँ, मान लीजिए मैं इसी सेट ए और बी के लिए बात करता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने रिलेशन को कुछ नई तरीके से डिफाइन किया होता। मान लीजिए इस रिलेशन को मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया होता कि ए कॉमा बी की फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, ए कॉमा बी की फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, जहाँ पे ए माइनस बी का डिफरेंस 10 के बराबर होगा, और ए बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग करेगा बी से। मान लीजिए कुछ इस तरह की कंडीशन आपके पास होती कि सेट ए है, सेट बी आपके पास है, रिलेशन को डिफाइन किया आपने ए से लेकर बी तक, रिलेशन को डिफाइन किया ए से लेकर बी तक, रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए कॉमा बी की फॉर्म में, जहाँ पे ए माइनस बी बराबर होगा 10, और ए से बिलोंग करेगा, बी आपका बिलोंग करेगा बी से। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ए क्रॉस बी का कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि ए क्रॉस बी का पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा 1,2। क्या 1,2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 1 - 2 कितना होता है? -1 -1 10 के बराबर नहीं होता। अगला ऑर्डर्ड पेयर निकलेगा 1,3 1,3 का डिफरेंस -2, वो भी 10 के बराबर नहीं होगा। मतलब कि ए क्रॉस बी का कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इस कंडीशन में रिलेशन के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, तो रिलेशन आपका हो जाएगा खाली, रिलेशन हो जाएगा एम्प्टी। तो कई बार क्या होता है बच्चों, डिपेंड करता है कि आपने रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन किया है। कई बार जो रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट भी बन सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एम्प्टी रहे, मतलब कि उस रिलेशन के अंदर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो। ठीक है, ये छोटी छोटी हमने 3 यहाँ कंडीशन यहाँ पे समझी। ना बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के मैक्सिमम कितने तरीके होते हैं। बच्चों किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बच्चों टेबुलर फॉर्म, दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा तरीका होता है एरो डायग्राम। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूँ बच्चों, या मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए बच्चों एक सेट है मेरे पास, ठीक है, और इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास है, ठीक है, और एक सेट बी है मेरे पास। या मैं एक काम करता हूँ, ए क्रॉस रिलेशन को डिफाइन कर देता हूँ ए से लेकर ए तक। रिलेशन को मैंने ए से लेकर ए तक ही डिफाइन कर दिया, और रिलेशन मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया बच्चों कि y बनेगा x+1 के बराबर, और जहाँ पे x और y दोनों ही ए से बिलोंग करेंगे। इस रिलेशन को मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि बच्चों सेट ए मेरे पास है, उसके अंदर 6 एलिमेंट है। रिलेशन को मैंने डिफाइन किया x, y बराबर होगा x+1, और x, y दोनों a से बिलोंग करेंगे। मतलब रिलेशन को मैंने a से लेकर a तक ही डिफाइन किया। तो उस रिलेशन के अंदर बच्चों जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो a क्रॉस a से मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे उसको लिखने की कोशिश करूँ, आपने मान लीजिए पहले x को 1 पुट किया होगा, तो 1+1 कितना बना होगा 2। मतलब कि अगर मैं x को 1 पुट करूँ तो y मुझे कितना मिलेगा 2। अगर मैं x को 2 पुट करूँ y कितना मुझे मिलेगा 3। अगर मैं x को 3 पुट करूँ y मुझे कितना मिलेगा 4। अगर मैं x को 4 पुट करूँ y मुझे कितना मिलेगा 5। अगर मैं x को 5 पुट करूँ तो y मुझे कितना मिलेगा 6। तो कुछ इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर मुझे इस रिलेशन के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि देखो इस रिलेशन को मैंने ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, बात तो एक ही है। इस रिलेशन को मैंने ऐसे लिखा और इसी रिलेशन को मैंने ऐसे भी लिखा, है तो एक ही रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन को लिखने का तरीका बच्चों हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसी रिलेशन को लिखने का तरीका हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, और ये बच्चों नीचे वाला तरीका हुआ रिलेशन को लिखने का टेबुलर फॉर्म। ये तरीका हुआ टेबुलर फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे आपने जब सेट थ्योरी को रीड किया, सेट थ्योरी के अंदर सेट को रिप्रेजेंट करने के बच्चों 2 तरीके होते थे। पहला क्या होता था, टेबुलर फॉर्म, जिसको आप रोस्टर फॉर्म भी कहते थे। दूसरा तरीका होता था आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह इस रिलेशन को, मतलब जब भी आप किसी भी रिलेशन को इस फॉर्म में लिखते हो, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक थ्योरी की फॉर्म में, तो वो तरीका होता है सेट बिल्डर। और जब आप उस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हो
तो आपके पास वो तरीका होता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। मतलब कि ये आपने दो तरीके सीख लिए किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के। नाउ बच्चों मैं एक नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलूँगा, मैं यहाँ पे चलूँगा कि किसी भी रिलेशन का आप डोमेन कैसे निकालते हो, किसी भी रिलेशन का आप डोमेन कैसे निकालते हो। या इससे पहले मुझे एक छोटी सी चीज़ को आपके बारे में समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर आपने बताया कि किसी भी एक सेट से लेकर के दूसरे सेट के ऊपर हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे चीज़ छोटी सी रह जाती है कि हम मैक्सिमम कितने रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, और इसी सेट मान लीजिए मैं ए से लेकर ए तक रिलेशन को डिफाइन करना चाहता हूँ, या मेरे पास एक सेट दूसरा कोई बी हो और मैं ए से लेकर बी तक रिलेशन को डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम मैं कितने रिलेशन लगा सकता हूँ। तो बच्चों उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला बच्चों मेरे पास होता है, वो फॉर्मूला बच्चों मेरे पास होता है 2 की पावर mn, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिए, 2 की पावर mn। m का मतलब क्या होता है, पहले वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n का मतलब होता है दूसरे वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे तो मैं a से लेकर a तक के रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूँ, तो जो m होगा, सेट a के अंदर एलिमेंट कितने हैं बच्चों 6, और मल्टीप्लाई n का मतलब भी वही होगा, सेट a के अंदर एलिमेंट कितने हैं 6, तो ये आपके पास बनेगा 2 की पावर 36। तो जो भी इसको सोल्व करके मिलेगा आंसर आपका वो होगा कि हम मैक्सिमम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं ए से लेकर ए तक। अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, फिर आपके पास कोई सेट बी है, और आप ये चेक करना चाहते हो कि आप ए से लेकर बी तक कितने रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो, तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर mn। m का मतलब होगा सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और n का मतलब होगा सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मान लीजिए सेट ए के अंदर आपके पास 5 एलिमेंट हैं और सेट बी के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट हैं, और आप चेक करना चाहते हो कि आप ए से लेकर बी तक मैक्सिमम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, तो इसका फॉर्मूला 2 की पावर mn। m का काम यहाँ पे कौन करेगा 5, n का काम कौन करेगा 4, तो 5 × 4 कितना बनेगा 20। तो 2 की पावर 20 को सोल्व कर लीजिए, आंसर मिलेगा कि आप मैक्सिमम ए से लेकर बी तक कितने रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो। और ये चीज़ बच्चों MCQ की फॉर्म में भी आपको एग्जाम में मिल सकती है, या आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि 2 की पावर mn, या आप कितने रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो मैक्सिमम एक सेट से लेकर के दूसरे सेट के ऊपर, तो उसका आंसर रहेगा बच्चों 2 की पावर mn, ठीक है। नाउ बच्चों मैं मूव करूँगा कि किसी भी यहाँ पे मुझे आपको बताना है बच्चों डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। किसी भी रिलेशन के लिए डोमेन का मतलब क्या होगा। अब मान लीजिए बच्चों मैं कहता हूँ कि इस रिलेशन का डोमेन निकाल के दिखाइए, इस रिलेशन का डोमेन निकाल के दिखाइए। डोमेन का मतलब होता है बच्चों, डोमेन का मतलब होता है कि मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, उन सभी वैल्यूज़ का सेट जो वैल्यूज़ मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ एक्सप्लेनेशन, ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी जब आप आगे पढ़ोगे फंक्शन वगैरह के बारे में। यहाँ पे तो जस्ट मैं ये तरीका आपको बताऊंगा, किसी भी अगर कोई भी रिलेशन आपके पास टेबुलर फॉर्म में लिखा हो, तो वहाँ से आप उस फंक्शन या उस रिलेशन का आप डोमेन कैसे निकालोगे। अब मान लीजिए इस रिलेशन के अंदर कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्डर पेयर हैं, और पाँचों ऑर्डर पेयर का जो बच्चों पहला एलिमेंट है वो क्या है। जैसे इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कौन है 1, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कौन है 2, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कौन है 3, इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कौन है 4, और इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कौन है 5। तो मैंने क्या किया, इस रिलेशन के हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उठाया और उन सभी पहले एलिमेंट को लेकर के एक सेट बना दिया। तो ये जो बच्चों सेट होगा ये मेरे लिए डोमेन का काम करेगा। किसके डोमेन का काम करेगा, इस रिलेशन के डोमेन का काम करेगा। ये जो बच्चों डोमेन है ये किसका होगा, इस रिलेशन आर का। ये जो सेट होगा ये इस रिलेशन आर के लिए काम करेगा, डोमेन का। मतलब कि अगर आपको कोई भी रिलेशन टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो उस रिलेशन के हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उठाओ और उन सभी पहले एलिमेंट से एक सेट बना दो, तो वो जो सेट होगा उस रिलेशन के लिए काम करेगा, डोमेन का। इस तरीके से आप किसी भी रिलेशन का डोमेन निकाल सकते हो। और अगर आपको वही रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो आप उस रिलेशन का डोमेन भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। और अब मैं बताऊँगा कि आप किसी भी रिलेशन का रेंज कैसे निकालोगे। अब हम सीखते हैं कि किसी भी रिलेशन का आप रेंज कैसे निकालोगे। अब देखिए बच्चों, आपने हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उठाया तो सारे के सारे पहले एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो काम करेगा डोमेन का। लेकिन मैं हर एक ऑर्डर्ड पेयर का अगर दूसरे वाला एलिमेंट उठाऊं, मान लीजिए पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट कौन है 2, फिर एलिमेंट कौन है 3, फिर कौन है 4, फिर कौन है 5, फिर कौन है 6। तो मैंने क्या किया, इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट उठाया, वो मेरे पास है 2, फिर मेरे पास है 3, फिर मेरे पास है 4, फिर मेरे पास है 5, मेरे पास है 6। तो ये मेरे लिए काम करेगा रेंज का।
अब ये तो सेट मेरे पास है डोमेन, किसका डोमेन, रिलेशन का। इसी तरह ये सेट मेरे पास है रेंज, किसका रेंज, ये काम करेगा रिलेशन का। मतलब कि रिलेशन का डोमेन और रेंज आपकी कुछ इस तरीके से निकालोगे। हर एक ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो काम करेगा डोमेन का, हर एक ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो काम करेगा आपके लिए रिलेशन के रेंज का। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास एक नई चीज़ है। यहाँ पे आप किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हो। नाउ बच्चों एक थर्ड चीज़ हमारे पास रह जाती है लास्ट की। अब हमने रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया। थर्ड कंडीशन ये बचती है कि किसी भी रिलेशन को हम एरो डायग्राम में कैसे बनाते हैं। ठीक है, किसी भी रिलेशन को हम एरो डायग्राम में कैसे लिखेंगे, किसी भी रिलेशन को हम एरो डायग्राम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन के लिए बात कर लेता हूँ या मैं इसी रिलेशन के लिए बात करता हूँ। अगर बच्चों मुझे इसी रिलेशन को एरो डायग्राम में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा। उसके लिए बच्चों मुझे कुछ दो इस तरह के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। और बच्चों यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करो, पहला ऑर्डर पेयर बच्चों है 1,2 का, दूसरा ऑर्डर पेयर है 2,3 का। मतलब यहाँ पे मैंने x को 1 पुट किया तो y मुझे कितना मिला 2। मैंने यहाँ पे x को 2 पुट किया, मुझे y कितना मिला 3। x को मैंने 3 पुट किया, मुझे y कितना मिला 4। x को मैंने 4 पुट किया, मुझे y कितना मिला 5। x को मैंने 5 पुट किया तो y मुझे कितना मिला 6। मतलब कि यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कौन है 1, फिर इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कौन है 2, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कौन है 3, और इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कौन है 4, और इस ऑर्डर पेयर का मेरे पास पहला एलिमेंट कौन है 5। ठीक है, और इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट कौन है 2, इसका दूसरा एलिमेंट कौन है 3, इसका दूसरा एलिमेंट कौन है 4, इसका दूसरा एलिमेंट कौन है 5, और इसका दूसरा एलिमेंट कौन है 6। मतलब कि इसके अंदर तो मैंने लिखा हर एक डोमेन का पहला एलिमेंट, इसके अंदर तो मैंने लिखा हर एक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, इसके अंदर मैंने लिखा हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। अब बच्चों 1 ने रिलेशन बनाया 2 के साथ। मतलब कि अगर किसी रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर 1,2 की फॉर्म है, मतलब कि 1 ने रिलेशन बनाया 2 के साथ। जब 1 ने रिलेशन 2 के साथ बनाया तो 1 और 2 का ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आ गया। इसका मतलब ये होता है प्रैक्टिकली, अगर 2,3 है, 2,3 का मतलब 2 ने रिलेशन बनाया 3 के साथ, तो जैसे 2 ने 3 के साथ रिलेशन बनाया तो 2,3 का ऑर्डर पेयर आ गया रिलेशन के अंदर। कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पे होती है। ठीक है, मतलब कि अगर 1,2 रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब ये होगा कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2। और आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 1 यहाँ पे आएगा R2। इसको लिखने का तरीका ये होता है 1 कैपिटल R2, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2, मतलब कि 1,2 का ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर जाएगा। इसी तरह 2 रिलेटेड टू 3, 2,3, 3 रिलेटेड टू 4, कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पे होती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो 1 है, 1 ने संबंध बनाया 2 के साथ, 2 ने संबंध बनाया 3 के साथ, 3 ने संबंध बनाया 4 के साथ, 4 ने संबंध बनाया 5 के साथ, और 5 ने संबंध मेरे पास बनाया 6 के साथ। तो ये बच्चों तरीका हो गया किसी भी रिलेशन को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का। ये तरीका हो गया किसी भी रिलेशन को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तीसरा तरीका हुआ कैसे, एरो डायग्राम में। 1 का रिलेशन है 2 के साथ, 2 का रिलेशन है 3 के साथ, 3 का रिलेशन है 4 के साथ, 4 का रिलेशन है 5 के साथ, और 5 का रिलेशन किसके साथ है 6 के साथ। ठीक है, तो ये तरीका हुआ तीसरा किसी भी रिलेशन को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने कई चीज़ें सीखने की कोशिश की। जैसे हमने रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझा, रिलेशन को डिफाइन किस तरीके से करोगे ये हमने समझा, और रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर किस फॉर्म में मिलेंगे ये भी हमने समझा, मैक्सिमम हम कितने रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं ये भी हमने समझा, और फिर हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के मैक्सिमम 3 तरीके हो सकते हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कशन करने की कोशिश की। अगली क्लास के अंदर बच्चों हम डिस्कशन करेंगे रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो बच्चों तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।